ठीक है, उनको अलग अलग काम दिया जाता है सारी कमिटीज को। तो ठीक है, पार्लियामेंट में दो तरह की कमिटीज है। इस कमिटीज को इसलिए बनाया जाएगा जो पार्लियामेंट है इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है, और अच्छे लॉज बना सके और इफेक्टिवली काम कर सके। जनरली दो तरह की कमिटीज है पार्लियामेंट में। ठीक है, संसदीय समितियां दो तरह की होती है। एक है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा है एडहॉक। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थायी समिति, और इसको कहेंगे, नहीं अस्थाई नहीं है, मैंने भी अस्थाई सोचा था बट अनफॉर्चुनेटली अस्थाई नहीं है, इट्स तदर्थ। तदर्थ समिति। दोनों में ये डिफरेंस है, जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है, जो स्थायी समिति होती है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है ये परमानेंट होती है। ठीक है, ठीक है, जो ये वाली समिति होती है एडॉक कमिटीज जो होगी, इनको बनाया जाता है, जो इनको काम दिया है वो काम खत्म हो गया, फिर इनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं रहती है, जबकि ये हमेशा उसमें रहती है, काम है चाहे नहीं है, जब काम होगा तो इनको काम दिया जाएगा, नहीं है तो कमेटी बनी रहती है। ठीक है, अब इसका आप इलेक्शन देखोगे, इनको 1 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, जैसे 1 साल हो जाता है फिर 1 साल के बाद फिर से इन्हें री इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जनरली ये इलेक्टेड होती है। ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जो स्पीकर और चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका इलेक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप परमानेंट कह लो, इसको आप टेम्परेरी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो स्टैंडिंग कमिटीज है उसमें 6 कैटेगरीज है। ठीक है, 6 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, और इनकी जो है वो 2 कैटेगरीज है। अभी जो स्टैंडिंग कमिटीज है उनकी 6 कैटेगरीज के अंदर और भी कमिटीज आती है, जैसे एक में अंदर 3 आ गई, एक में 6 आ गई, इस तरह से कमिटीज आती है। ठीक है, और जो इसमें है वो 2 कैटेगरी है। एक है जो एडवाइजरी कमेटी होती है, और दूसरा है इंक्वायरी कमेटी। जैसे नाम से पता लग रहा है एडवाइजरी कमेटी, जब सरकार को या फिर पार्लियामेंट को किसी चीज पे, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, ठीक है, कि आगे क्या किया जा सकता है, तो उसमें एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। इंक्वायरी कमेटी होती है, कुछ चीज हो गई है तो पार्लियामेंट कमेटी बनाती है कि आप इसमें इंक्वायरी करो। ये जनरली फॉर्म की जाती है, जो बनाई जाती है वो जो स्पीकर हो गए लोकसभा के और राज्यसभा के, वो इनको बनाएंगे। अब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फर्स्ट लिखो आप, इसमें अलग अलग मैंने बोला 6 कैटेगरीज है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, जो वित्त से रिलेटेड कमेटी होगा वो इनके अंडर है, और वो 3 तरह की कमेटी है इसके अंडर: पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग दो, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ठीक है,
सबसे पहले इसको सेटअप किया था 1921 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें प्रोविजन था पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर, और सबसे पहले सेटअप किया था 1921 में। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे जो इसके अभी जो मेंबरशिप है, करंटली जो मेंबरशिप है 22 मेंबर्स इसमें होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है, 22 मेंबर्स हो गए, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और इलेक्ट कौन करता है, जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। जो सिस्टम यूज किया जाता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल मींस ऑफ वोट। ठीक है, पीआरएस जो सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसमें यूज होता है इन मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। ये इसलिए ये सिस्टम यूज किया जाता है तो ताकि सभी पार्टी को, जितनी भी पार्टीज है लोकसभा राज्यसभा में जिनके मेंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसलिए ये सिस्टम लाया गया है। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो उसके चेयरमैन हो गए, अध्यक्ष हो गए जो इस कमेटी के, नाइनटीन 66-67 तक ये होते थे रूलिंग पार्टी से। ठीक है, जिस पार्टी की सरकार होती थी उसी पार्टी के जो मेंबर होते थे वो चेयरमैन बनते थे। बट 1967 से क्या किया गया, ये बोला गया कि जो अपोजिशन पार्टी होगी, ठीक है, उसके जो मेंबर होंगे वो इसके चेयरमैन बनेंगे। उसको और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं। और क्या चीजें थी, दो चीजें जो हम अभी तक पढ़ सके, जो 1921 से स्टार्ट हुई थी। एक तो बजट दो कर दिए थे, रेलवे बजट अलग कर दिया था और जनरल बजट अलग, दो बजट बना दिए थे। और भी एक चीज है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसको, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। और पहले स्पीकर कौन बने थे 1921 में, नहीं, फ्रेडरिक वाइट ये स्पीकर बने थे और सच्चिदानंद सिन्हा डिप्यूटी स्पीकर बने थे। ठीक है, और इससे पहले कौन बैठता था दोनों सेशन में, जब स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर नहीं थे तो कौन प्रेजाइड करता था, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल उस टाइम जो है वो अध्यक्षता करते थे सेशन असेंबली की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, हम पहले भी कर चुके हैं इसको। जब 1946 में 9 दिसंबर को पहली बार मिली थी, तो हमने देखा था कि जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके दो काम होते थे। ठीक है, एक काम था संविधान बनाना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, दूसरा काम था लॉज बनाना। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी उस टाइम कौन बैठता था, अध्यक्षता कौन करता था, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जब लॉज बनाती थी, एज अ लेजिस्लेचर एक्ट करता था, तो उस टाइम कौन बैठता था, जीवी मावलांकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलांकर, ये होते थे उस टाइम। और ये अप टू 1956 तक स्पीकर है, 10 ईयर्स तक, 1946 से लेकर 56 तक। ठीक है, और आपने इसमें बाकी ये चीज ध्यान रखना, जो मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मेंबर है जो इस कमेटी का मेंबर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी है, अगर इसके मेंबर बनते हैं कमेटी के और बाद में उनको क्या करता है, मिनिस्टर बनाया दिया जाता है, तो उनको यहाँ से कमेटी से हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर किसी और मेंबर को इलेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। अब जो इसका काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, उसको ये एग्जामिन करता है। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, आपको पता है ऑडिट क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपके पापा ने आपको पैसे दिए, ठीक है,
एक तो पहले ही ये पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कितने पैसे चाहिए, या फिर बाद में जब आपके पास पैसे खत्म हो गए या फिर आपने बोल दिया कि मुझे और पैसे चाहिए, तो वो पूछेगा ना कि कहाँ कहाँ खर्चे बताओ मुझे। जो आप वो बताओगे कितने पैसे गए, कितने पैसे कहाँ गए, वो होगा ऑडिट। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ये था। उसी तरह से जो कैग की ऑडिट की रिपोर्ट होती है, कैग प्रेसिडेंट को सबमिट कराता है, प्रेसिडेंट इनको हाउस में रखता है, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा में। ठीक है, फिर जो पार्लियामेंट होती है वो इसको देती है कमिटीज को। ठीक है, कमिटीज को एग्जामिन करने के लिए कि आप देखो इसमें क्या क्या है, कितना पैसा कहाँ गया, कितना पैसा कहाँ से आया वो। और आपने एक चीज भी ध्यान रखनी है, जो पीएसयूज होते हैं उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है वो भी इसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको हाउस में रखते हैं, फिर हाउस इनको कमिटीज को देता है उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, और जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो इस कमेटी को असिस्ट करता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि वो इनका एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज में ध्यान रखना है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति, उसको कैग असिस्ट करता है, इनकी हेल्प करता है, इसको जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, बजट में कौन सी चीजें पास होती है? एक एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, दूसरा फाइनेंस बिल। इससे पैसा निकाला जाता है और इससे पैसा वापस लाया जाता है। कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, ये सब चीजें ये कमेटी एग्जामिन करती है। ठीक है, तो लग गया पता बनती कैसे है। इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, जिससे प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए जाते हैं उससे। ठीक है, और इस पे कौन मेंबर्स होते हैं? जो सिर्फ राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स है वही इसके भी मेंबर्स बनेंगे। ठीक है, और मेंबरशिप क्या है? 22 मेंबरशिप है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता है, 1921 में पहली बार बनी थी। ठीक है, और जो इसके, ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है आपने, एक ये ऐसी कमेटी है जिसके जो चेयरमैन होता है वो ओपोजिशन पार्टी से होते हैं। 66-67 तक रूलिंग पार्टी के थे, 67 के बाद जो है वो ओपोजिशन पार्टी के जो इसके चेयरमैन है वो बनते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट, एस्टिमेट कमेटी। गर्मी बहुत है आज, है ना? प्राकलन समिति बोलते हैं। ठीक है, ये भी सबसे पहले कहाँ पे बनी थी? 1921 में। ठीक है, बट जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ाद हुआ, तो इसको 1950 में पहली बार सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द देन फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था जॉन मिथाई। जॉन मैथाई, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें जो है एस्टिमेट कमेटी को सेटअप करना है। बाकी इसकी भी जो मेंबरशिप है दैट इज 30 है इसकी मेंबरशिप, ये याद रखना है। और जो सारे मेंबर्स हैं वो सिर्फ लोकसभा के होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपने। ठीक है, हाँ, राज्यसभा का इसका मेंबर नहीं है। और जो चेयरमैन होंगे वो भी लोकसभा से ही होंगे। ठीक है, फ्रॉम रूलिंग पार्टी। जो पार्टी सत्ता में है उसी के मेंबर इसके चेयरमैन बनेंगे। वहां पे क्या था? ओपोजिशन पार्टी के। ठीक है, और यहाँ पे जो सत्ता में पार्टी है उसी के मेंबर जो है वो चेयरमैन बनेंगे। बाकी सेम चीज़ें हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से इसका भी इलेक्शन होता है। ठीक है, मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकते हैं। कैसे? एमपीज होते हैं। अगर कोई मिनिस्टर जो मेंबर नहीं बनेगा, अगर मेंबर जो है कमेटी का वो मिनिस्टर बन गया तो उसे हटा दिया जाता है।
ठीक है। अब याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रूलिंग पार्टी से कौन सी कमेटी का चेयरमैन है और अपोजिशन पार्टी से कौन से का है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर रखना है। जब हमने बजट किया था तो क्या स्टेजेस थे इनेक्टमेंट की? प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, दूसरी स्टेज थी जनरल डिस्कशन, थर्ड थी स्क्रूटनी बाय कमिटीज। तो कौन सी कमिटीज थी? वो थी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, इसी के अंडर है वो भी जो हमने स्थायी समिति पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज भी आती है और ये होती है 24। ठीक है, 24 कमिटीज। अभी मत लिखो, अभी मैं लिखाऊंगा इसको, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, मैं समझा रहा हूं बस। ठीक है, ये क्या करती है, इसके बाद क्या होता है, जब ये स्क्रूटनी करके वापस भेजती है, वोट होता है। ठीक है, जो ये कमिटीज है ये वोट देने से पहले स्क्रूटिनाइज करती है बजट को मतलब जांच पड़ताल करती है बजट की कि कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को देना है, कितना पैसा किस मिनिस्ट्री को देना है, वो सब देखती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। फिर वोट होता है इसके बाद। ठीक है, जो ये एस्टिमेट कमेटी है, जब वोट होकर बजट पास भी हो जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल पास भी हो गया, उसके बाद इसके पास स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, इसमें और इसमें। ये वोट से पहले स्क्रूटिनाइज करेगी, ये वोट देने के बाद स्क्रूटिनाइज करती है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, और पहली वाली कमेटी में हमने देखा था कि उसको कैग असिस्ट करता है, कंप्यूटर एंड ऑडिट, तो इसको कैग का कोई असिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जो मेंबर होंगे वो खुद ही देखेंगे एस्टिमेट, कितना पैसा कहाँ गया, कितना पैसा कहाँ से है। ठीक है, एक्चुअली जो हमने लास्ट में लिखा था ना कि जो इसका वर्क होता है वो एज अ पोस्टमार्टम होता है, वो इसमें लिखना आपने उससे हटा के। ठीक है, वो इसका होता है एस्टिमेट कमेटी का। ठीक है, अब देखो इसके पास कोई फंक्शन नहीं रहना, ये मना तो कर नहीं सकता है, पैसा तो चला गया, वोटिंग भी होगी, सबको पास भी हो गया बिल, अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल। अब ये सिर्फ ऐसे स्क्रूटिनाइज करता है। ठीक है, वहां पे जो है वो कैग की ऑडिट रिपोर्ट होती है। पहले वाली कमेटी थी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग की ऑडिट रिपोर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को ये देखेगा, कौन से मिनिस्ट्री के पास कितना पैसा गया और किस मिनिस्ट्री ने कहाँ पैसा खर्च किया है, वो आता है एस्टिमेट कमेटी में। जो इसका नेचर होता है वो पोस्टमार्टम को होता है। पहले वाली से उसको कट करके इसमें लिख लो। ठीक है, जो बजट के एस्टिमेट्स होते हैं ये कब एग्जामिन करती है? जब बजट पास हो जाता है। ठीक है, पास होने के बाद करती है। ठीक है, थर्ड है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उद्यम समिति। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, आप समझ गए हो। इट्स सार्वजनिक। ठीक है, इसमें भी सेम ही चीज है, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 22 मेंबर्स है। ठीक है, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। इसको सेटअप 1954 में किया गया है पहली बार। ठीक है, उससे पहले ये कमेटी हमारे पास नहीं होती थी, सॉरी 64 में, 1964 में। ठीक है, इससे पहले ये कमेटी नहीं थी, 1964 में किया है। और जिस कमेटी में रिकमेंड किया था, द नेम ऑफ द कमेटी वाज कृष्णकांत कमेटी, कृष्ण मेनन कमेटी ने सबसे पहले रिकमेंड किया था 1964 में। ठीक है, बाकी वही चीज़ है कि जो मेंबर इलेक्ट होके आएंगे वो 1 साल तक रह सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा, मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं बन सकते। सेम चीज़ें सारी की, सिर्फ मेंबरशिप वेरी करती है इसमें। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, जो चेयरमैन बनेंगे वो सिर्फ इन मेंबर में से बन सकते हैं, लोकसभा के मेंबर में से। बट ये ध्यान रखना कि वो रूलिंग पार्टी के भी हो सकते हैं और अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, दोनों पार्टी के हो सकते हैं। पहली कमेटी में क्या था, उसमें भी मेंबर
लोकसभा से थे पर रूलिंग पार्टी से थे। इसके चेयरमैन भी कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे, बट किसी से भी हो सकते हैं, या रूलिंग से होंगे या फिर ओपोजिशन से होंगे। और फर्स्ट के सिर्फ ओपोजिशन से हो, लोकसभा से भी सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है, जो पीएसयूज है, जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो स्टेट जिन कंपनीज को चला रहा है उसके अकाउंट को ऑडिट करना। ठीक है, जब कैग इनके पास रिपोर्ट देगा तो उसको वो ऑडिट करेंगे, ये काम है इस कमेटी का। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग जहां पे गवर्नमेंट का कोई शेयर है जिस कंपनीज में, उस कंपनीज के जो ऑडिट रिपोर्ट्स होगी कैग इनके पास देगा और ये इसको एग्जामिन करेगी। ठीक है यहां तक। अब जो नेक्स्ट है वो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, और हिंदी में बोलेंगे विभागीय स्थायी समितियां। ठीक है, मैंने बताया था कितनी है ये 24। ठीक है, इसमें से जो 16 होगी वो लोकसभा के अंडर काम करती है, प्लस जो 8 होगी वो राज्यसभा के अंडर काम करती है। ठीक है, और काम किया इनका बजट की स्क्रूटनी करना। ठीक है, वोटिंग से पहले। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी कब करती है, वोटिंग के बाद। ठीक है, ये ओरिजिनली 17 थी, बट 2004 में इनको बढ़ा के 24 कर दिया था। ये चीज भी आपने ध्यान रखना है इसका। 17 थी पहले, यस। ठीक है, और आपने इसमें ये चीज भी ध्यान रखनी कि इसके 31 मेंबर्स होते हैं हर कमेटी में। ठीक है, 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। और यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, इनको नॉमिनेट किया जाता है। इनको नॉमिनेट करते हैं स्पीकर और इनको करते हैं चेयरमैन। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेटअप इन 1993 17 थी, और 2004 में 7 और बनाएगी। अब टोटल है 24। ठीक है, पहले 17 थी, 1993 में सबसे पहले सेटअप किया गया है जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है, और 2000 में 4 में 7 और बना दी गई। अभी टोटल मेंबरशिप 14 है। ठीक है, काम क्या है, पार्लियामेंट को असिस्ट करती है, जैसे बजट बनाने में असिस्ट कर रही है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको और इन्फोर्सेबल बनाती है ये कमिटीज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जिनके हेड होते हैं उनके लिए। ठीक है, इनके जो ऑफिस का टर्म होता है वो भी 1 ईयर ही होता है सबका।
फिर 1 साल बाद इनके लिए जो मेंबर है फिर से नॉमिनेटेड कर दिए जाते हैं। बट ये याद रखना है वो इलेक्टेड होते हैं, जो फाइनेंशियल कमिटीज पढ़ी हमने 3, और जो ये वाले होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। स्पीकर लोकसभा से करेंगे और चेयरमैन राज्यसभा से करेंगे। इसमें भी मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और जो डिमांड्स ऑफ ये जो नाम लिखा है ना यहाँ पे डिपार्टमेंटल, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मिनिस्ट्रीज होती है डिपार्टमेंट, तो उनसे अटैच्ड होती है ये क्या करती है, जब किसी मिनिस्ट्री की पर्टिकुलर कितने पैसे उसको चाहिए ये भी बताती है, क्योंकि जो इनका काम होता है वो बजट बनाने का भी होता है, जब ये किसी डिपार्टमेंट से साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए डिपार्टमेंटल रिलेटेड करी है, और ये स्क्रूटनी भी यही करती है कि कितना पैसा किसको देना चाहिए, उसको मतलब पर्टिकुलरली बजट को अच्छे से बनाती है, और पार्लियामेंट में फिर जाता है, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। अब जो बाकी कमिटीज है इसमें, जैसे कमिटीज टू इंक्वायरी है, इसमें 3 कमिटीज आती है, कमिटी ऑन पिटिशन, प्रिविलेज एंड एथिक्स कमिटी। इसमें कुछ ऐसे याद करने वाला नहीं है, आपने एक बार पढ़ लेना है इसमें और ये आसानी से हो जाएगा। फिर इसके बाद जो कमिटीज आती है, इंपॉर्टेंट कमिटीज है, वो कमिटीज रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, कि जो हाउस में है कार्रवाई जब चलती है वो किस तरह से रेगुलेट होता है। इसके अंदर 3 कमिटीज आती है, हम इन तीनों को करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जो पहली है वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है कि जो हाउस में रेगुलेशन कैसी होगी, जो टाइम है वो कैसे अलॉट किया जाएगा, मतलब ये टाइम टेबल कैसे बनेगा हाउस में, उसके लिए ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। ये दोनों हाउस में होती है, लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में भी होती है। जो लोकसभा में इसकी मेंबरशिप है वो 15 मेंबर्स है, और राज्यसभा में इसकी मेंबरशिप 11 मेंबर है। ये 2 कमिटीज है, लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में अलग है। जो इसके चेयरमैन होंगे लोकसभा में वो होते हैं स्पीकर, ठीक है, और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, आप कह सकते हैं चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इसके। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन के बाद सीधा आ जाता है कि कौन सी कमेटी है जिसके स्पीकर चेयरमैन होते हैं, ठीक है, या फिर जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। तो नेम ऑफ द कमेटी वाज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, जो ये वाली कमेटी है ये सिर्फ लोकसभा में होती है, ठीक है। जो राज्यसभा में ये काम होगा प्राइवेट मेंबर बिल्स वाला, अभी क्या था ना, गैर सरकारी विधेयक, ठीक है, जो ये काम करती है वो ये वाली कमेटी करती है राज्यसभा में। राज्यसभा में इसके 2 काम है, एक तो ये बिजनेस एडवाइजरी वाला काम है राज्यसभा में इस कमेटी का, दूसरा काम है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स, ये भी राज्यसभा की एक कमेटी, लोकसभा में अलग कमेटी है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है। इसकी भी जो मेंबरशिप है वो है 15, और चेयरमैन कौन होंगे, डिप्यूटी, ठीक है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशंस लोकसभा में ही होती है, 15 मेंबर्स होते हैं, और इन्हीं 15 में से जो चेयरमैन होंगे दैट इज डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स कमेटी, जो रूल्स बनाएगी हाउस के लिए। ये दोनों हाउस में होगी, लोकसभा में इसकी मेंबरशिप 15 है और राज्यसभा में इसकी मेंबरशिप 16 है। इसके भी जो चेयरमैन होंगे वो स्पीकर लोकसभा में, और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो चेयरमैन एक्ट करेंगे।
क्लियर है? ये जो चेयरमैन है ना वो भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। 15 मेंबर्स है इंक्लूडिंग स्पीकर एज ए चेयरमैन, और इसमें 16 में भी वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ठीक है, बाकी थोड़ी सी कमेटीज इसमें है बट वो जनरल है, उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, कोई ऐसे एक्सेप्शन नहीं है। जैसे अभी हमने दो कमेटी की, एक रूल्स कमेटी और एक इससे पहले कौन सी करी थी, जिसके स्पीकर थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। स्पीकर दोनों के चेयरमैन होते हैं, और एक ही कमेटी है जिसके डिप्यूटी स्पीकर है, वो कौन सी है, प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन के लिए जो कमेटी है उसके डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। तो ठीक है, इतना ही था इसमें, बाकी आपने पढ़ लेना है एक बार, और जो दिक्कत हो तो बता देना। अभी मैंने आपको ग्रुप में क्वेश्चंस भेजी है कुछ, और जो लोग ऑनलाइन अगर क्लास देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल है अरुण लाल्टा, इसको ज्वाइन कर देना, वहाँ पे क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा जो भी हम क्लास में करेंगे। इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिए एचएस के प्रीवियस ईयर्स के है, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। 25 जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसको देखो। रहने दो इसको भी, ठीक है। जो 25th क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर। राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? हमने जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, वो अभी तक जितने हमने चैप्टर किया उसमें से, और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि ठीक है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, बट किसके कहने पे, स्पीकर के या फिर? पहला स्टेटमेंट ठीक है गलत है? गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। अब देखो दूसरा जो स्टेटमेंट है, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉय स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। आर्टिकल 312 हमने किया है, क्या है, एक नया ऑल इंडिया सर्विस कमीशन बना सकता है, ठीक है। अगर एक नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, ठीक है, अभी कितनी सर्विसेज है ऑल इंडिया, ठीक है, 3 सर्विसेज है। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे, इस आर्टिकल पावर है, तो एक और ऑल इंडिया सर्विस कमीशन बना सकता है। तो यहां पे क्या होगी, दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, बी, कि दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। देखो हमने क्लास में पढ़ा है और क्वेश्चन पेपर में आया है एचएस में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी रिवाइज करना है आपने। नेक्स्ट देखो 26, पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, याद रखना अपनी ये डेट। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके टेस्ट में भी आया था और मैंने क्लास में भी करवाया, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है कि गलत है? नीलम संजीव रेड्डी हैज ऑल्सो वर्कड एज स्पीकर लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसमें से, सी, पहला कथन ठीक है और दूसरा नहीं, डी हुआ इसका, पहला कौन सा है, सी है, पहला सही है दूसरा गलत है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। पढ़ पा रहे हो? सी में ये लिखा है ना कि पहला ठीक है, नहीं इसमें दोनों ठीक है एक्चुअली, ठीक है, आई गॉट वेट कंफ्यूज, ठीक है, दोनों इसके ठीक है। अब देखो ए होगा इसका आंसर, ठीक है। जो पहला 50 सेकंड पे आओ। अब जो इस तरह की स्टेटमेंट है वो आपने पढ़नी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अलाइड में भी आते हैं। जो ये 50 सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने ऐसे डाला है, ये किया नहीं हमने क्लास में, ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है, बट आपने ऐसी डेट्स याद रखनी है बस इसकी। जैसे कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब साइन किया था, इसका है 1994 में। और सेकेंड स्टेटमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप अगर हिंदी में पढ़ रहे जो, तो वो है सेकेंड वाला, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, इसको साइन किया है 1992 में। और थर्ड है कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसको किया है 1973 में। और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इसको किया है 1971 में। और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को और क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन, ठीक है, 1971 में इसको साइन किया। तो इसका जो आंसर होगा वो देख लेना कैसे है,
4321 सी है इसका आंसर, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन होगा शायद, 51 भी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब साइन किया गया, वाटर सेस एक्ट जो है कब आया था, नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई थी, और एयर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अलाइड में भी आते हैं। आपने क्या करना है, इसका लिस्ट बना के सीधा लिख लेना है इसको। 68th क्वेश्चन है, पॉलिटी का है 68th, है 68th, ठीक है। ये हमने किया है ना क्लास में। 61st अमेंडमेंट कब हुआ था, 88 में, और किससे रिलेटेड है, इसमें दिया है, ठीक है। एज जो है वो 21 से 18 कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, EWS जो आया था, रिजर्वेशन था जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो कौन सा अमेंडमेंट है, करंटली हुआ है 103 है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, 86th अमेंडमेंट। ऑल्दो हमने ये किया नहीं है, बट मैंने ये बताने के लिए क्वेश्चन किया कि जो हम कर रहे हैं वो पेपर में आ रही है क्वेश्चन, ठीक है। 86 से कौन सा किया था, 21A किया था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। इसमें कौन सा दिया है, 19A दिया। 19A तो कोई है, मतलब है पहले से था बट कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है, ठीक है, ड्यूटी किया गया 86 से हुआ है ड्यूटी भी 2002 में, तो ये भी ठीक है। तो पहला ठीक है और फोर्थ ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, डी, ठीक है, 1 and 4 ओनली। अब एक सर ने कराया था आपको, सर ने कराया था ना कि एक्सरसाइजेज कराई थी सर ने आपसे, मिलिट्री एक्सरसाइज क्लास में, मैंने सुना था, मैं बाहर बैठा था, तो उस पर भी क्वेश्चन आया। देखो 95th क्वेश्चन देखो, इसमें मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। पढ़िए ये, सूर्य किरण, गरुड़ शक्ति, विजय प्रहार, सिम्बेक्स, सर ने कराया था एक बार क्लास में, ठीक है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने ऐसा ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक हो, जैसे आपको लास्ट आता है डी सिम्बेक्स, वैसे तो इसके नाम से पता लग रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो SI, ठीक है, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो D को मैच कर दो 3 के साथ, इंडिया एंड सिंगापुर। अब D में देखो एक ही है 3, तो आंसर क्या हो गया, C। इससे आपका टाइम भी बचेगा और गलत होने के भी कम आसार होगी क्वेश्चन के, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। जैसे जैसे आपको आगे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते रहो कि ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, और यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सूर्य किरण कौन सी कंट्री के बीच होती है, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, ए का एक है। और गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति किसके साथ है, इंडोनेशिया, वो विजय प्रहार है उसके साथ, US के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ना, देखो जो करवा रहे मैं करा रहा हूँ, सर करा रहे हैं, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी आपने जो एक्ट्स वगैरह होते हैं ये पढ़ लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, बांगर एल्यूमिनियम सॉइल वाला, जो फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, देखो शायद होगा फर्स्ट में, 4th 5th 6th है एक पेज में, नहीं दिए, ठीक है। इसमें मैं बताता हूं, इसमें पूछा है बांगर जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, जो बांगर जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, बांगर एल्यूमिनियम सॉइल, ठीक है, 2 तरह की होती है। कौन सी होती है, खादर और बांगर। अब ये बताओ न्यू कौन सी होती है, ओल्ड कौन सी होती है, ठीक है, बांगर ये होती है ओल्ड, ये होती है न्यू। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ऑल्दो, ठीक है, ओल्ड न्यू। पुरानी ये क्या होगी, कम उपजाऊ होगी, लेस फर्टाइल मोर फर्टाइल, ज्यादा उपजाऊ होगी, ठीक है।
अगर आपने पढ़ लिया है आज, पेपर में भूल गए, कंफ्यूज हो गए कि कौन सा नया होता था कौन सा पुराना था, होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो आपने ना खुद की टेक्निक्स बनानी है कि कैसे याद रखा जाए। जो मैंने इसके लिए टेक्निक बनाया है, जब आप ABCD लिखते हो, ठीक है, ऐसे JK, बी पहले आ रहा है, बांगर। अब जो चीज़ पहले आती क्या होती है, पहले वाली चीज़ पुरानी होगी, बाद वाली चीज़ नई है, तो ये हो गया। तो ओल्ड न्यू ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स आपने बनानी है जहाँ ऐसा लगता है आप भूलते हो। जैसे वो नहीं होता, एक होता है फोकस और दूसरा पॉइंट्स कौन सा होता है, एपिसेंटर होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कहाँ होता है, कौन सा यहाँ होगा कौन सा यहाँ होगा। एक को बोलते हैं फोकस, फोकस होता है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है सेंटर, एपिसेंटर, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं और इसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान कैसा रखना है, एपिसेंटर, जो सेंटर्स होते हैं किसी भी चीज से कहाँ होते हैं, धरती के ऊपर होते हैं, ठीक है, अर्थ पे होते हैं, और जो होगा वो नीचे होगा, तो इसको हाइपो बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसको एपिसेंटर्स कहते हैं, तो ऊपर। तो इस तरह की टेक्निक्स आप थोड़ी थोड़ी बना सकते हो याद होने की, क्योंकि मैंने एक बार ये खुद क्वेश्चन गलत किया है पेपर में, क्योंकि मुझे लगा कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा यहाँ होगा, तो इस तरह से। तो फिर मैंने इसको डिज़ाइन किया कि ऐसे सेंटर्स कहाँ होते हैं, सेंटर ऑब्वियसली ऊपर होते हैं, ठीक है। लावा मैग्मा पता है, लावा का, लावा अंदर होता है कि लावा बाहर होता है, मैग्मा ऊपर होता है कि लावा बाहर होता है, लावा अंदर होता है, बाहर आके मैग्मा अंदर होता है, बाहर आके लावा होता है। ठीक है, लावा अंदर होता है, ठीक है, बाहर आके मैग्मा बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो एक पोस्टर छपा था एक दिन, ऐसे रोड साइड पे लगा था, तो उसमें लिखा था कि जो धरती है वो अंदर मैग्मा से भरी है और जो बाहर है वो ओप्पो और वीवो के पोस्टर से भरी, लावा से भरी है। अंदर पृथ्वी लावा से भरी है, जो ऊपर है वो ओप्पो और वीवो के पोस्टर से, क्योंकि जहाँ भी जाओ ओप्पो वीवो के पोस्टर, तो आप वहाँ से याद रख सकते हो कि अच्छा लावा अंदर होता है और ये पोस्टर ऊपर लगे हुए, तो इस तरह से। तो ऐसी टेक्निक्स बनानी है, बाकी उसको आप याद कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें पढ़ के आनी।